Hello students, myself Girma Pandey and I am here with your history first chapter as entitled The Rise of Nationalism in Europe. So let me start this chapter. In the beginning of this chapter we find this figure. In this figure we find the imaginary world of the Frederick Chaudieu. Actually यह फिगर फ्रेडरिक शॉरियो के द्वारा 1848 में बनाया गया था और इस फिगर को टाइटल दिया गया था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज एक के बाद अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हमको दिखता है ये वाइट कलर में, ये हमको जो स्टैचू है, यह स्टैचू हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास हम देखें तो एक लंबी सी लाइन हम पाते हैं, एक पूरी पीपल्स चेन बना करके इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके हाथ में अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, जैसे ये, तो यह फिगर हम देखें तो यह फ्लैग हमारे यूनाइटेड स्टेट और इट मीन्स यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड के द्वारा दिखाया गया है। तो ये यूएस है। इसके बाद हमारा एक और क्रॉस कंट्रीज़ है जो लगभग क्रॉस करने के कगार पे है। तो हमारा यूएस, फिर हमारा स्विट्ज़रलैंड, ये जो क्रॉस कर चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं जो इसके करीब हैं, जैसे हमारा ये फ्रांस का आपका ये फ्रांस हो गया, फिर आपका जर्मनी है, फिर उसके बाद से अदर कंट्रीज़ भी हमारे इस तरह से लाइन में लगी हुई हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो क्रॉस की हुई कंट्रीज़ हैं, इसका मतलब कि वी मोनार्कियल सिस्टम से या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो क्या है, फ्री हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के करीब हैं, लाइक दिस। तो ये कंट्रीज़ हमारी ऐसी हैं जो इस प्रोसेस में आगे आ रही हैं। अब बाकी अदर कंट्रीज़ को दिखाया गया कि वो अभी काफ़ी लंबा समय है, उनको एक लंबा रास्ता तय करना है अपने फ्रीडम को, अपने गोल को, इनमें डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसे गोल को पाने में उनको एक लंबा संघर्ष, एक लंबा स्ट्रगल है उनके लिए। ये तो बात हुई हमारी इस फिगर की मेन पॉइंट्स की। इसके नीचे भी हमको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें हम देखें ये जो चीज़ें हैं, इसमें हम देखें तो ये टूटी फूटी हुई चीज़ें दिख रही हैं और ये जो टूटी फूटी हुई जो चीज़ें हैं ये एब्सोल्यूटिस्ट को दिखा रही हैं। यानी एब्सोल्यूटिस्ट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसा गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसके पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, जिसके डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ऐसे गवर्नमेंट या ऐसे सिस्टम ऑफ रूल को हिस्ट्री में एब्सोल्यूटिस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह या तो मोनार्कियल गवर्नमेंट रही हैं, जो मिलिट्राइज्ड रही हैं या रिप्रेसिव टाइप में देखने को मिलती हैं। तो ये टूटी फूटी हुई चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अब जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं वह पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुकी हैं, वो स्कैटर्ड हो चुकी हैं, पूरी तरह से वो टूट चुकी हैं। लोग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसी वैल्यूज़ को अपनी कंट्री में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर भी हम देखें तो ये पूरा हिस्सा, ऊपरी हिस्से को हम देखें तो इसमें डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों का गॉडेस सिंबल्स दिखाए गए हैं।
जैसे इसमें जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है, डिफरेंट काइंड की एंजल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और ऊपर हम देखें ये हिस्सा, सॉरी, तो ऊपर हमको मिलता है फ्रैटर्निटी। इसका मतलब क्या, गॉड इज़ वन का कॉन्सेप्ट हमको दिखाई पड़ता है। सो हम देख सकते हैं कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो इमेजिनेशन किया था यूटोपिया का, यूटोपिया एक ऐसा सोसाइटी का विज़न जो इतना आइडियलिस्टिक हो कि वह वास्तव में ना हो पाए। मतलब क्या है कि हम एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं जो वास्तव में हमको कहीं दिखाई ना पड़ता हो। जैसे इसी फिगर में हम देखें तो सारे गॉड को सेम दिखाया गया, वन गॉड का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो आज की डेट में क्या है, उस समय तो क्या आज की डेट में भी पॉसिबल नहीं है। लोग अपने अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि गॉड एक है। इसमें हम देखें तो मोनार्कियल सिस्टम का, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिनके पावर पे कोई कंट्रोल ना हो, ऐसी चीज़ों को क्या किया गया है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि मोनार्कियल सिस्टम फिनिश हो रहा है, ऐसी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मिलिट्री के हाथों में रुकी हुई है, या किसी एक पर्सन या एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैंड्स में पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक विज़न है। सो इसीलिए इस फिगर में जो हमको सोसाइटी रिप्रेजेंट की गई है, फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो रिप्रेजेंट किया, वो वाकई एक यूटोपिया है, एक आइडियलिस्टिक इमेजिनरी सोसाइटी है जो वास्तव में नहीं मिल पाएंगे। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इस फिगर का। आगे हम देखते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट पे कि हमको इस चैप्टर में वास्तव में पढ़ना क्या है, और कुछ बेसिक चीज़ें हमको जानने की कोशिश हम करेंगे, जिसके बेस पे हम इस पूरे चैप्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म क्या होता है, तो इसे हमको डिफ़ाइन करना हो तो यहाँ पे पहली लाइन में डिफ़ाइन किया गया है, नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉज पीपल थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। कि नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी। बिलोंगिंग का मतलब कि हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, लॉयल्टी हम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उसके लिए लॉयल होना, उस टाइप की फीलिंग हमारे अंदर जो होती है वह नेशनलिज्म होती है। और ये करती क्या है, दैट कॉज पीपल थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। जो लोगों के अंदर यह सोच पैदा करने का कारण बनती है कि वे सभी एक नेशन, एक कंट्री या एक ही जगह के लोग हैं, उनमें एक समानता हो। तो हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म किसी नेशंस, किसी कंट्री के से जुड़ाव और उसके प्रति लॉयल्टी की फीलिंग होती है, जो पीपल्स को खुद को उससे जुड़े होने में मदद करती है। During 19th and 20th century, nationalism was a powerful force that create one nation from many separate countries. And second work is break one nation up into many countries. It means मतलब क्या है इसका कि 19th and 20th century में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स थी, जिसके द्वारा या जो क्रिएट करने में सक्षम थी या कर सकी थी, क्या क्रिएट कर सकी थी, वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज़, कि अलग अलग कई सारी कंट्रीज से एक नेशन को बनाना। जैसे एग्जांपल में दिया गया है इटली एंड जर्मनी, कि इटली और जर्मनी पहले इटली था कई भागों में डिवाइडेड था, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, बट उसको यूनिफाइड किया गया और उसको एक सिंगल नेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया।
अगली चीज़ कह रहा है कि ब्रेक वन नेशन अप इनटू मेनी कंट्रीज, कि एक नेशंस को कई कंट्रीज़ में ब्रेक कर देना, जैसे ऑस्ट्रिया का था, हंगरी एंड टर्की में डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरीके से देखें तो नेशनलिज्म दो काम करती है, या तो छोटे छोटे भागों को जोड़ करके एक सिंगल नेशन बना देती है, या एक बड़े नेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये एग्जाम्पल हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। जब इंडिया हमारा फ्री हुआ तो उस समय बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन उसको क्या किया गया, जोड़ने की कोशिश की गई और एक बिग कंट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ज़रूरत पड़ी तो हमने उन्हीं में से किसी एक पार्ट को उठाया और उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेशनलिज्म स्पेशली 19th एंड 20th सेंचुरी के समय में नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स थी जिसने कई अलग अलग कंट्रीज़ को मिलाकर सिंगल नेशन बनाने का काम की, या फिर एक बिग नेशन को ब्रेक करके छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम की थी। तो इट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनलिज्म। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूरोपियन सोसाइटी। क्योंकि हम यूरोप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि 1920 सेंचुरी में हमारी जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो कैसी थी। जैसे इससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये डिवीज़न हमको देखने को मिलता है। वैसे ही यूरोपियन सोसाइटी में भी हमको बेसिक डिवीज़न दिखाई पड़ती हैं। तो उस समय में मेनली जो यूरोपियन सोसाइटी थी वह स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक पार्ट जिसको नाम दिया गया था द अपर क्लास, और दूसरा पार्ट हमारा था लोअर क्लास। So we can say that European society is divided into 2 classes, upper and lower class. So let me define about the which kind of people is considered as upper and which kind of people is considered as lower class. The landed aristocracy were the dominant group. कि अपर क्लास की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होते थे। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब जैसे ही लैंडलॉर्ड्स हो गए जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग थे, थोड़े से एजुकेटेड भी थे, तो ऐसे लोग थे जिनको अपर क्लास में शामिल किया गया था। और ये डोमिनेंट ग्रुप था। डोमिनेंट का मतलब जो दूसरों को अपने से नीचा समझता हो और उसको दबाने की कोशिश करता, दैट इज़ द डोमिनेंट ग्रुप। तो अपर क्लास लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी और ये डोमिनेंट ग्रुप के तौर पे कंसिडर किए जाते थे। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल, ओन लार्ज कंट्री स्टेट्स एंड टाउन हाउसेस, कि इनके पास एक बहुत बड़ी स्टेट यानी एक बहुत बड़ी सोसाइटी को ओन करने की क्षमता होती थी, यानी बिग सोसाइटी को अपने अंडर में रख करके उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकते थे। टाउन हाउसेस यानी शहरों में बहुत बड़े बड़े हाउसेस बनवाना, उनको ऑपरेट करना, इस टाइप के काम इन लोग करते थे। मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच। मैक्सिमम जो अपर क्लास सोसाइटी थी यूरोपियन सोसाइटी में, तो अपर क्लास पीपल फ्रेंच स्पीकर थे। दिस इज ऑल अबाउट द अपर क्लास सोसाइटी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लोअर क्लासेस। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर पीजेंट, यानी हम देखें तो यूरोपियन सोसाइटी में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की होती थी, और ये जो पीजेंट्स होते थे इनको लोअर क्लास में कंसिडर किया गया था। मोस्ट वर लैंडलेस एंड वर्कड एज सर्व्स। ये लैंडलेस होते थे एंड वर्क एज सर्व्स। सर्व्स का मतलब कि हमने जस्ट एक ज़मीन लिया, हमने उस पर काम किया, किसी लैंड ओनर से हमने ज़मीन लेकर के उस पर हमने प्रोडक्शन किया और उसका कुछ पार्ट अपने पास रखेंगे और कुछ पार्ट हम लैंड ओनर को दे देते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये लैंडलेस एंड सर्व्स के तौर पे लोअर क्लास को कंसिडर किया गया था। इट इज़ द यूरोपियन सोसाइटी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़
French Revolution and the idea of the nation. So let me discuss this topic in next video. Thanks to all.